एमए फाइनल राजनीति विज्ञान, छठा प्रश्न पत्र, भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का हमारा टॉपिक दबाव समूह हम पढ़ रहे हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे दबाव समूह एवं राजनीतिक दल, दोनों में क्या अंतर है और दबाव समूह के तरीके कौन कौन से, उनकी टेक्निक्स क्या क्या हैं, काम करने की प्रेशर ग्रुप्स की टेक्निक्स जो हैं वो क्या क्या है, ये हम अध्ययन करेंगे। पहले हम बात करते हैं दबाव समूह एवं राजनीतिक दल। भारत की राज्य व्यवस्था में राजनीतिक दलों एवं दबाव समूह में अंतर करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली विकसित हुई है और दलों की संख्या इतनी अधिक है कि वे गुटीय राजनीति के उपकरण बन जाते हैं। फिर भी राजनीतिक दल और दबाव समूह में कुछ अंतर होते हैं। जैसे राजनीतिक दल निर्वाचनों में यानी चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि दबाव समूह चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा नहीं करते, उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। राजनीतिक दलों के बहुत बड़े विस्तृत उद्देश्य और कार्यक्रम होते हैं, जबकि दबाव समूह के संकुचित लक्ष्य होते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं। राजनीतिक दल विधानमंडलों में कार्य करते हैं, जबकि दबाव समूह विधानमंडलों के बाहर कार्य करते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक दल अलग होता है, दबाव समूह अलग होता है। दबाव समूह वो होता है जो स्वयं निर्वाचनों में प्रत्याशी खड़ा नहीं करता, लेकिन जीतने के बाद जो सरकार बनती है या उनको प्रभावित करते हैं, नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। इस तरह से ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य करते हैं। प्रोफेसर हरमन फाइनर का कथन है कि जहां सिद्धांत और संगठन में राजनीतिक दल कमजोर होंगे, वहां दबाव समूह पनपेंगे। जहां दबाव समूह शक्तिशाली होंगे, वहां राजनीतिक दल कमजोर होंगे, और जहां राजनीतिक दल शक्तिशाली होंगे, वहां दबाव समूह दबा दिए जाएंगे। तो किसी भी राज्य व्यवस्था में राजनीतिक दल यदि शक्तिशाली है तो राजनीतिक दलों पर दबाव समूह का दबाव कम पड़ेगा, वो कम प्रभावी होंगे, वो कमज़ोर होंगे। और जहाँ राजनीतिक दल शक्तिशाली नहीं है, कमज़ोर है, तो वहाँ दबाव समूह बहुत अधिक सुदृढ़ हो जाते हैं और वो बहुत प्रभाव डालते हैं। परंतु राजनीतिक दलों की सुदृढ़ता और कमजोरी का संबंध दबाव समूह की शक्ति और दुर्बलता से नहीं जोड़ा जा सकता। इसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं कि ब्रिटेन में जो संगठन और अनुशासन की दृष्टि से राजनीतिक दल काफ़ी मजबूत है, वहाँ द्विदलीय शासन पद्धति है और उसमें दबाव समूह किसी भी प्रकार दुर्बल नहीं है। हालांकि राजनीतिक दल भी बहुत मजबूत है और दबाव समूह भी बहुत मजबूत है। भारत और फ्रांस में संगठन और सिद्धांत की दृष्टि से राजनीतिक दल कमजोर है, किंतु दबाव समूह को भी किंग मेकर्स के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। भारत में तो राजनीतिक दल विभिन्न दबाव गुटों के ही संयुक्त गठजोड़ है, जो दल के भीतर दलीय दृष्टिकोणों को प्रभावित करते रहते हैं। यानी राजनीतिक दल भी एक तरह से दबाव समूह का ही काम करते हैं, गठबंधन करते हैं। उस समय वो गठबंधन के घटक दल जो है सरकार को प्रभावित करते हैं। आमंड और पावेल लिखते हैं, भारत तथा मैक्सिको जैसे देशों में जहाँ एक ही दल राज्य व्यवस्था को चलाता है, वहाँ यह दल विभिन्न दलों की विभिन्न हितों की अभिव्यक्ति का साधन बन जाता है। तो इस तरह से ज़्यादातर जिन देशों में एक ही दल की बार बार सरकार बनती है, तो वहाँ पर क्या है, ये जो दल है वो ही एक तरह से विभिन्न हितों की अभिव्यक्ति का साधन बन जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में कांग्रेस दल प्रारंभ से ही विभिन्न हितों की अभिव्यक्ति का प्रभावशाली संगठन रहा है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस दल ने विभिन्न हितों और स्वार्थों में गठजोड़ स्थापित करते हुए अंग्रेजों की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास किया। और स्वाधीनता के बाद तो ये जो दल है राष्ट्रीय आंदोलन के स्थान पर एक आधुनिक राजनीतिक दल के रूप में क्रियाशील हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, जो 1885 में जिसकी स्थापना हुई, तो स्वाधीनता के बाद ये दल राष्ट्रीय आंदोलन के स्थान पर एक आधुनिक राजनीतिक दल के रूप में क्रियाशील हो गया। कांग्रेस में कई विचारधाराओं, जाति, समुदायों के लोग सम्मिलित हुए और पुनः इसकी स्थिति पूर्व की भांति विभिन्न हितों का सामंजस्य करने वाली संस्था के रूप में उभरी है। सभी प्रकार के लोग सभी दलों के सदस्य बनते हैं और यही कारण है कि एक दल का चुनाव घोषणा पत्र दूसरे दल के चुनाव घोषणा पत्र से लगभग मिलता जुलता है, क्योंकि हितों की अभिव्यक्ति तो लगभग समान होती है।
विद्वानों का ये विश्वास है कि भारत में 3 कारणों से राजनीतिक दलों द्वारा हित समूहों की स्पष्ट और तीव्र अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। 3 कारणों से। पहला है, भारत में दलीय व्यवस्था निर्माण की प्रक्रिया में है, अभी चल रहा है। दूसरा, विधायिका तथा नौकरशाही में सीमाएं स्पष्ट नहीं है और अधिकांश कार्य जो है नौकरशाही द्वारा किया जाता है। और तीसरा, राजनीतिक दल संगठन और सिद्धांत में कमजोर है। तो इस तरह से दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। भारत में जो दबाव समूहों के काम करने के तरीके हैं, अब हम उनकी चर्चा करते हैं कि प्रेशर ग्रुप की क्या टेक्निक्स हैं। दबाव समूह अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उपयुक्त साधन या तरीके अपनाते हैं। प्राचीन समय में उनके साधनों को बुरी नज़र से और घृणा से देखा जाता था, किंतु आज इन्हें बुरा नहीं माना जाता। तो दबाव समूह जिन साधनों को अपनाता है वो साधन इस प्रकार हैं। पहला साधन आता है प्रचार व प्रसार के साधन। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जनता में अपने पक्ष में सद्भावना का निर्माण करने के लिए और उद्देश्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होने वाले के दृष्टिकोण को अपने पक्ष में करने के लिए ये विभिन्न जो दबाव समूह हैं अथवा जो वर्गीय या आर्थिक हितों के प्रभावशाली संगठन है, तो प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न और सार्वजनिक संबंधों के विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग व प्रयोग करते हैं। ये दबाव समूह जो है वो प्रेस का उपयोग करते हैं, रेडियो, टेलीविज़न और सार्वजनिक संबंधों के विशेषज्ञों की सेवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे कि इनकी बात जो है जनता तक आसानी से पहुंच सके या इनको कहीं किसी तरह का डाटा कलेक्शन करना है तो वो किया जा सके। जैसे दूसरी इनकी टेक्निक आती है आंकड़े प्रकाशित करना। नीति निर्माताओं के समक्ष अपने पक्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए ये जो दबाव समूह होते हैं वो आंकड़े प्रकाशित करते हैं ताकि अपनी बात को पूरा करवा सके। जो भी आंकड़े उनके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे उनका कलेक्शन भी होगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल ये करते हैं। तीसरा, गोष्ठियाँ आयोजित करना। आजकल दबाव समूह के विचार विमर्श और वाद विवाद के लिए गोष्ठियाँ, सेमिनार और भाषणमालाएं और वार्ताएं आयोजित करते हैं। इन गोष्ठियों में विधायिका और प्रशासिका के प्रमुख अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें अपने मत से प्रभावित करने का प्रयास भी किया जाता है। यानी इसमें सरकारी अधिकारी और मंत्री, एमएलए, एमपी ये सब भी उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से उनको अपनी बात कही जाती है गोष्ठियों के माध्यम से, विचार विमर्श वाद विवाद के माध्यम से, सेमिनार और भाषणमालाओं के माध्यम से। चौथी टेक्निक है संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना। दबाव समूह अपने एजेंटों के माध्यम से संसद के सभा कक्षों में जाकर सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। व्यावसायिक संगठन संसद की लॉबी में संसद सदस्यों को प्रभावित करने के लिए चतुर वकील या एजेंटों को नियुक्त करते हैं जो अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करते हैं। लॉबी क्षेत्र के एजेंट अपने न्याय संगत अधिकारों की रक्षा हेतु खुले उपायों का भी सहारा लेते हैं, विधायकों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं और विचारधारा को बदलने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, संसद भवन की लॉबी में ये सक्रिय रहते हैं, वहाँ ये घूमते रहते हैं और जो विभिन्न दबाव समूह हैं वो विशेष रूप से किसी मंत्री को प्रभावित करना है, किसी सांसद को प्रभावित करना है, तो उसके लिए बाकायदा वकीलों या एजेंटों को नियुक्त करते हैं, उनकी सेवाएं लेते हैं और ये वहाँ पर उनसे संपर्क करते हैं। एमपी, एमएलए जो भी हैं, मिनिस्टर, उनके से संपर्क स्थापित करते हैं और उनकी गतिविधियों पर निगरानी भी रखते हैं। उनकी जो वीकनेस होती है उन वीकनेस को भी ये ध्यान में रखते हैं ताकि किसी को ले दे करके भी पटाया जा सके, उसके विचारों को बदला जा सके या उससे कोई मनचाहा काम करवाया जा सके। जैसे कि 5वां बिंदु यही है, रिश्वत, बेईमानी तथा अन्य उपाय। अपने लक्ष्य की रक्षा के लिए दबाव समूह रिश्वत व घूस देने से नहीं कतराते, बेईमानी के तरीकों का भी प्रयोग करते हैं, विरुद्ध हितों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बदनाम करवा देते हैं, कहीं कहीं पर तो आवश्यकता अनुसार सुरा और सुंदरी का भी प्रयोग करते हैं, शराबकार महिलाओं का भी प्रयोग करते हैं। प्रत्येक देश की राजधानी में दबाव समूह के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से क्रियाशील रहते हैं और ये व्यावसायिक दबाव समूह धन खर्च कर अपने साधनों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। तो इस तरह से रिश्वत, बेईमानी और अन्य उपाय भी अपनाते हैं ताकि उनको प्रभावित किया जा सके। जैसे किसी को अच्छा सा गिफ्ट दे देना, किसी को विदेश यात्रा करवा देना, किसी को कोई और
किसी प्रकार से शराब वगैरह पिलाना उसको, पार्टी या किसी को महिलाएं प्रोवाइड कराना, तो जो भी जिस तरीके से जो जैसी चाहता है वैसी ये रिश्वत उसको देने को तैयार हो जाते हैं और उसे अपने पक्ष में करते हैं। लॉबिंग, अगला जो टेक्निक है लॉबिंग। लॉबिंग से अभिप्राय है कि सरकार को प्रभावित करना, ये एक राजनीतिक उपाय है लॉबिंग करना। इसमें क्या होता है, लॉबिस्ट का कार्य करने वाले व्यक्ति जो है वो दबाव समूह और सरकार के बीच मध्यस्थ होते हैं। ये लॉबिस्ट 3 प्रकार के होते हैं। सूचनाएं प्रसारित करते हैं, नियोजनकर्ता के हितों की रक्षा करते हैं और विधियों के राजनीतिक प्रभावों को स्पष्ट करते हैं। तो ये जो लॉबिस्ट होते हैं, जो लॉबी में, संसद भवन की लॉबी में, विधानसभाओं की लॉबी में घूमते रहते हैं, तो ये 3 प्रकार के कार्य करते हैं। सूचनाएं प्रसारित करते हैं, नियोजनकर्ता के हितों की रक्षा करते हैं, यानी जिन्होंने इनको काम पर लगाया, नियोजनकर्ता यानी जिन्होंने इन लॉबिस्ट को काम पर लगाया है उनके हितों की रक्षा करना, यानी दबाव समूह के हितों की रक्षा करना, और विधियों के राजनीतिक प्रभावों को स्पष्ट करना। जो भी कानून बनते हैं उनके राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे ये स्पष्ट करना। तो लॉबिस्ट के माध्यम से दबाव समूह विधि निर्माताओं को प्रभावित करते हैं और वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। यानी ये लॉबिस्ट जो है दबाव समूह के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ये क्या करते हैं, जो कानून निर्माता है जैसे संसद है, विधानमंडल है, तो उनके सदस्यों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं और इस तरह से अपने वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। 7वां बिंदु है संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि। दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में दलीय प्रत्याशी मनोनीत करवाने में मदद देते हैं जो आगे चलकर संसद में उनके हितों की अभिवृद्धि में सहायक हो। यानी जब भी राजनीतिक दलों के द्वारा टिकट बांटे जाते हैं, टिकट दिए जाते हैं, चुनाव के लिए उम्मीदवार तय किए जाते हैं, तो ये दबाव समूह बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं इस काम में और कोशिश करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए, उसको चुनाव लड़ने का टिकट दिया जाए जो आगे चल कर के संसद में उनके हितों की अभिवृद्धि में सहायक हो। ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में संसद सदस्य दबाव समूह की जेब में होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो दबाव समूह की जेब में होते हैं। चुनाव में संसद सदस्यों को पैसा चाहिए और जिसे दबाव समूह उपलब्ध कराते हैं, वे पैसों की खोज में दबाव समूह के पास आते हैं और बदले में उन्हें दबाव समूह की मांग का समर्थन करना पड़ता है। तो इस तरह से संसद सदस्यों के मनोनयन में भी रुचि लेते हैं। अंतिम इनकी टेक्निक है प्रदर्शन। कभी कभी दबाव समूह उग्र आंदोलनात्मक तथा प्रदर्शनकारी साधनों का भी प्रयोग करते हैं। प्रायः प्रदर्शनकारी दबाव समूह द्वारा ही ऐसे साधनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। आजकल तो दूसरे अन्य दबाव गुट भी हड़ताल, जुलूस, रैली आदि साधनों का आमतौर से प्रयोग करने में लगे हैं। तो इस तरह से ये कभी कभी दबाव समूह क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, रैली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, ज्ञापन देते हैं, आमरण अनशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, बहुत सारे कार्य अपनाते हैं। तो इस तरह से दबाव समूह की टेक्निक्स को एक बार हम फिर समझ लें। दबाव समूह की टेक्निक है, इनके तरीके हैं प्रचार व प्रसार के साधन, दूसरा था आंकड़े प्रकाशित करना, गोष्ठियाँ आयोजित करना, संसद की लॉबी में सक्रिय रहना, रिश्वत, बेईमानी और अन्य उपाय अपनाना, लॉबिंग करना, संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि रखना और प्रदर्शन करना। तो इस तरह से साधारणतः दबाव समूह जो है वो 3 प्रकार से क्रियाशील रहते हैं। पहला, दबाव समूह चुनावों के समय सक्रिय रहते हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं, टिकट वितरण के समय बहुत सक्रिय रहते हैं। दूसरा, वे विधान पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी विधायिका पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जहाँ कानून बनाए जाते हैं वहाँ पर ये लॉबिंग का कार्य करते हैं। और तीसरा है प्रसार माध्यमों से लोकमत को अपने पक्ष में करने की चेष्टा करते हैं। तो जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनके माध्यम से ये लोकमत को अपने पक्ष में करने की चेष्टा करते हैं। तो इस तरह से आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, जिसमें हमने पढ़ा राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर पाए जाते हैं, किसे राजनीतिक दल कहेंगे, किसे दबाव समूह कहेंगे, और दबाव समूह के काम करने के तरीके यानी उनकी टेक्निक्स क्या है। धन्यवाद।